टेस्ट ट्यूब ए में पौधा उगाया गया, उसे सारे एलिमेंट्स दिए गए सिवाय नाइट्रोजन के। वो भी जानबूझकर नाइट्रोजन नहीं दिया गया इस पौधे को। तो क्या हुआ? इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आ गए। क्या थे वो? क्लोरोसिस, यानी पत्तों का समय से पहले पीला पड़ जाना, क्लोरोफिल का हट जाना। बी देखो, बी वाली टेस्ट ट्यूब में फिर पौधा उगाया गया एक, उसको सारे एलिमेंट्स दिए गए सिवाय सल्फर के, जानबूझकर। क्या दिखाई दिया? थोड़े दिनों बाद पौधे में सल्फर की कमी के लक्षण आने लग गए, सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। वो क्या थे? रिटार्डेड ग्रोथ, पौधा उग नहीं पा रहा था, बहुत धीमी गति में ग्रोथ हो रही थी। फास्फोरस की कमी कर दी गई सी में, जानबूझकर। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए। क्या थे? लाल चकत्ते, स्पॉट्स पत्तों पर। ओहो। इसी तरह से पोटेशियम को कम कर दिया गया डी में, उसकी कमी कर दी गई, डेफिशिएंसी कर दी गई। पत्तों के आसपास पीले एजेस हो गए, लीफ के एजेस पीले पीले हो गए। ये क्या थे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके? पोटेशियम के। इससे वैज्ञानिकों को स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स का पता चल गया। क्या लक्षण हैं किसी भी चीज के कम होने से, किसी एलिमेंट के कम होने से। उसके अलावा ये भी पता लगाया उन्होंने इनके द्वारा, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता लगाया कि कोई एसेंशियल है एलिमेंट या नहीं है। एसेंशियलिटी का पता भी इस प्रकार के प्रयोगों से लगाया गया, जिसमें एलिमेंट्स को कम करके या ज़्यादा करके एसेंशियल एलिमेंट्स पता लगाए गए। सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना है। अरे भाई, यूकलिप्टस से पूछ लो। सफेदे के पत्तों को चेक करके आजकल वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि सॉइल में, उसकी मिट्टी के अंदर सोना है या नहीं, गोल्ड डिपॉजिट्स। अरे वाह। ऐसे ही कुछ पौधे सेलेनियम जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं, जहां न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जैसे कि पोखरन राजस्थान में हुआ था, और वहां पे जो पौधे हैं वो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये पाया गया। उनमें स्ट्रॉन्शियम बहुत सारा मिलेगा, वो भी रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर टेस्ट की साइट पे। टेक एनी एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ प्लांट, will its deficiency lead to poor growth? Yes. Growth is retarded whenever there is deficiency of the essential element. So, at 3 value, above the 3 value, suppose the plant is showing normal growth. 3 से ऊपर अगर essential element की वैल्यू है, मान लो ये सब माना हुआ है, तो ग्रोथ नॉर्मल हो रही है पौधे में। और 3 से नीचे देखते हैं, 3 से नीचे जाते ही पौधा डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाने लगा है, ग्रोथ कम हो रही है, रिटार्डेड ग्रोथ दिखा रहा है पौधा 3 से नीचे। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आ रहे हैं? 3 से नीचे की वैल्यूज में। नॉर्मल ग्रोथ कहाँ आ रही है? 3 से ऊपर। तो 3 क्या है? 3 कहलाती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, वह कंसंट्रेशन जिससे नीचे जाओ तो डेफिशिएंसी मिलती है उस एलिमेंट की लक्षण, और उससे ऊपर चलो तो नॉर्मल ग्रोथ नजर आती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन तीनों की मूवमेंट, मोबिलिटी पौधे में बहुत एक्टिव होती है। ये बहुत फास्ट पत्ते में इधर से उधर चल पाते हैं, इनकी मूवमेंट फास्ट है। अतः
ओल्ड लीफ के बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें ये मौजूद हों, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, वो बायोमॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और टूटकर ओल्ड लीफ में से ये तीनों चल पड़ते हैं छोटी लीव्स की तरफ, यंग लीव्स की तरफ। यानी ओल्ड लीफ से टूट टूट के ये वाले एलिमेंट्स अगर पड़े होंगे तो वो यंग लीफ की तरफ चल पड़ेंगे, स्पेशली कब? जब भी इनकी डेफिशिएंसी होने लगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर डेफिशिएंसी certain elements tend to move from the old leaf to the young leaf due to high mobility, high rate of mobility. उससे क्या होगा? उससे ओल्ड लीफ में दिखाई देंगे सिम्टम पहले या यंग लीफ में सिम्टम दिखाई देंगे डेफिशिएंसी के। कहाँ पे ये इनकी कमी नज़र आने वाली है, कोई चेक करेगा तो पौधे को? ऑफ कोर्स ओल्ड लीफ में, क्योंकि वहाँ से ये नदारद हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? यंग लीव्स की तरफ। लेकिन सल्फर और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स का मामला बिल्कुल उल्टा है। इसका क्या मतलब बना? विपरीत टोटली। तो क्या हुआ? यस, इनकी मोबिलिटी, इनकी मूवमेंट बहुत लो है पौधे में। तो ओल्ड लीफ में से यंग लीफ में क्या ये तुरंत चले जाएंगे? नहीं, ये नहीं जा पाएंगे, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये सेल वॉल का, सेल स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। क्योंकि ये सेल स्ट्रक्चर में पार्ट ले रहे हैं, उसे बना रहे हैं सेल स्ट्रक्चर को, अतः ये आसानी से टूट नहीं पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे कि ये बड़े पत्तों से, पुराने पत्तों से, ओल्ड लीव से यंग लीव्स में जा सकें। इनकी मोबिलिटी लो है। तो अब की बार सिम्टम्स डेफिशिएंसी के, कमी के कौन से पत्तों में हमें पहले नजर आने वाले हैं ऐसे केस में? यस, न्यू लीव्स, यंग लीव्स में ये पहले नजर आते हैं ऐसे केस में। सल्फर, कैल्शियम पहुंच ही नहीं पाए। एक पत्ता वो पहले ऐसा दिखता था और उसके बाद ऐसा हो गया। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है इन दोनों केसेस में? पत्तों में क्या फर्क आ गया इस पत्ते में? क्लोरोफिल की कमी हो गई है इस पत्ते में। इसका ग्रीन कलर हट गया है और ये येलो कलर का हो गया है पत्ता। इसकी क्लोरोफिल हट गई है। लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन अ लीफ, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, इट इज कॉल्ड chlorosis. And this is generally due to deficiency of some elements. What kind of elements? Examples are nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, zinc, manganese, molybdenum. All these will lead to chlorosis of leaves if they are deficient in the plant. ये एक पत्ता है, लेकिन इसमें कुछ समय बाद कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। यही पत्ता इस रूप में आ गया है। क्या फर्क नजर आ रहा है? इसमें भी ग्रीन है ये, यानी क्लोरोफिल है। ये भी ग्रीन है, क्लोरोफिल है इसमें। तो फिर क्या फर्क है? हाँ, ये ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं जो कि डेथ ऑफ टिश्यूज शो कर रहे हैं कि यहाँ पे टिश्यूज मर गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है सेल्स की। तो इसके लिए भी एक टर्म है, द डेथ ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स इज कॉल्ड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के लिए जिम्मेदार हैं कुछ एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम आदि की कमी, डेफिशिएंसी। इसी प्रकार नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम आदि की डेफिशिएंसी से सेल डिवीज़न रुक जाती है
और सेल ग्रोथ पुअर होती है। इसका मतलब ए और बी दोनों एक ही जाति के पौधे हैं। नवंबर में फ्लावरिंग करते हैं, फूल आ जाते हैं इनके नवंबर में, मान लो एग्जाम्पल है ये। तो बी में तो फूल नवंबर में आ चुके हैं आराम से। कैसा चल रहा है ये? नॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, फ्लावरिंग दिखा रहा है। लेकिन ए में फ्लावरिंग नहीं है, नहीं दिखाई दी, डिलेड फ्लावरिंग हो रही है, इसमें नहीं आया नवंबर में फूल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स की कमी है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम आदि। देखा गया है कि एक एलिमेंट कई लक्षण दिखा सकता है एक पौधे में, एक ही नहीं अनेक लक्षण दिखा सकता है, उसकी कमी दिखा सकती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैन बी मैनी फॉर वन एलिमेंट इन अ प्लांट। सेम वे one symptom can be for many elements। इसका क्या मतलब हुआ कि कई सारे एलिमेंट्स एक कॉमन सिम्टम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल है बड़ा कॉमन, जैसे कि ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ, या फिर क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स। ये बड़े कॉमन हैं जो कई एलिमेंट्स दिखा देते हैं ये वाला सिम्टम, अगर उनकी कमी हो पौधे में। इसी प्रकार एक सेम एलिमेंट अलग अलग पौधों में अलग अलग इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही प्रभाव होगा एक एलिमेंट का पौधों में। एक एसेंशियल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज ले लेते हैं। अगर तो वो 6 पर नॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है और 6 से ऊपर भी नॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है पौधे में, मान लो उसकी 6 वैल्यू है या उससे ऊपर, तो नॉर्मल है ग्रोथ पौधे में। तो 6 क्या कहलाएगी? क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्योंकि 6 से नीचे क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं 6 के नीचे। ये 6 वगैरह जो हमने लिखे हैं ये सपोज्ड फिगर्स हैं, ये एक एग्जाम्पल भर है। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट एज रियल। ये सपोजिशन है कि मान लो 6 पे नॉर्मल है और उससे ऊपर भी नॉर्मल ग्रोथ है पौधे की, किसी की, जैसे मैंगनीज की मात्रा की बात हो रही है, मात्रा। लेकिन 6 से नीचे अगर मैंगनीज की मात्रा हो जाती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण नजर आने लग जाएंगे पौधे में। तो ये 6 से नीचे तो ये हो रहा है, 6 से ऊपर नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। लेकिन 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 बहुत ऊपर अगर पहुंच गया मैंगनीज, उसकी मात्रा 8 या 9 तक पहुंच गई, मान लो बहुत ज्यादा हो गई, तो वो टॉक्सिक बन जाएगा। ऐसे में पौधे के लिए हानिकारक हो जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स के लिए ये देखा गया है कि उनकी जरूरत से ज्यादा मात्रा पौधे में टॉक्सिसिटी को जन्म देती है। टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट जो कि माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट कहलाता है ये। क्लोरोसिस हो जाता है, पत्तों में से क्लोरोफिल हट जाएगी, लॉस हो जाएगा, और पत्तों में ब्राउन स्पॉट्स भी नजर आते हैं। ये दोनों ही इकट्ठे मैंगनीज के सिम्टम्स के रूप में नजर आते हैं पौधे में। मैंगनीज अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो मैग्नीशियम को एंजाइम के साथ जुड़ने नहीं देगा, और क्योंकि इसकी शक्ल देखो किससे मिल रही है, बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम से मिल रही है। मैग्नीशियम और मैंगनीज में कंपटीशन है एंजाइम में जुड़ने के लिए। अगर मैंगनीज बहुत ज्यादा होगा मात्रा में तो ये जुड़ेगा एंजाइम के साथ, ये नहीं जुड़ पाएंगे, ये कम है मात्रा में, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन नहीं हो पाया, अपटेक नहीं हो पाया, योगदान नहीं हो पाया पौधे में। डेफिशिएंसी हो जाएगी मैग्नीशियम की पौधे में अगर मैंगनीज ज्यादा होता है। इसी प्रकार मैंगनीज ना केवल मैग्नीशियम को तंग करता है, आयरन
के अपटेक में भी, एब्जॉर्प्शन में खलल डालता है, तंग करता है, कैल्शियम को भी तंग करता है। इन दोनों की ही एब्जॉर्प्शन पौधे में नहीं होने देता अगर मैंगनीज ज्यादा हो। ये इट competes with all the three, that is magnesium, iron and calcium. Thus, the deficiency symptoms of manganese prove a lot. They show something. ये है भोला, एक जागरूक किसान, एक पढ़ा लिखा किसान, सजग किसान। इसने यहाँ पे अपने खेत में पौधों पर क्लोरोसिस देखी है, येलोइंग ऑफ लीव्स और ब्राउन स्पॉट्स देखे हैं पत्तों पर। उससे इसको क्या समझ में आया? क्लोरोसिस हो रही है कहाँ? वेन्स पे। इस सब से इसको क्या समझ में आया? ये तो लक्षण किस चीज के हैं? मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के। जब मैंगनीज टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है पत्तों में, पौधों में, लेकिन ये इतना चिंतित क्यों है ये वाला किसान? क्योंकि इसको पता है कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का मतलब है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी, कमी इसके पौधों में। तो ये सब जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी से किसी और की कमी जुड़ी हुई है। देखिए, एक पौधा अगर इसका मैंगनीज नॉर्मल है, उसकी मात्रा, कंसंट्रेशन पौधे में, इस वाले में, और उसका अवन में उसको डाल दिया जाए, इस पौधे को, इसके पत्तों को, और बाहर निकाला जाए, मतलब उनको हीटिंग कर दी जाए उनकी, तो वो ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे सूख जाएंगे। अब इनको वे करो तो वो कहलाएगा ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। ठीक है भाई, तो अब वे किया हमने, एक वेट आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पौधा मैंगनीज की हाई कंसंट्रेशन दिखा रहा है, टॉक्सिसिटी से पीड़ित है, ग्रस्त है मैंगनीज की, मान लो। अब इसको डाला अवन में, हीटिंग कीजिए और ड्राई हो गया ये। इसको वेइंग मशीन में मापा इसका भार, तो पाया कि 10% अब की बार कम था वेट हाई मैंगनीज के केस में। इसका मतलब कोई एलिमेंट टॉक्सिक कब हो जाएगा? जब उसकी अधिक मात्रा के कारण पौधे का ड्राई वेट 10% कम हो जाए। ऐसे में वो टॉक्सिसिटी कहलाएगी उस एलिमेंट की पौधे के लिए, जैसे कि यहां पर है मैंगनीज टॉक्सिक फॉर द प्लांट। Any mineral concentration that reduces the dry weight of a plant by 10% is toxic for the plant. This is a simple diagram of the transverse section of a root. इसलिए एपिब्लेमा दिखाई गई है। एपिब्लेमा यानी कि एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर हैविंग द रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर्स का काम है सॉइल में से, मिट्टी में से इन एलिमेंट्स को, जरूरी एलिमेंट्स को ले लेना, एब्जॉर्ब करना और वाटर को एब्जॉर्ब करना। ये सारा देखा गया है एक्टिव प्रोसेस है। इट यूटिलाइजेस एटीपी। इसका मतलब ये जो शुरू में स्टेप हो रहा है, ये सारा एक्टिव प्रोसेस होता है। पानी का ऊपर चढ़ना, सॉइल के पानी का और मिनरल्स का रूट हेयर में घुसकर एपिब्लेमा में घुसना, एक्टिव प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर देखा जाए तो सॉल्यूट्स दूर दूर पड़े हैं, बहुत कम है, लेकिन यहां पर बहुत सारे इकट्ठे पहले ही हो रखे हैं, सेल्स में हैं सॉल्यूट्स, उनकी मात्रा ज्यादा है देखा जाए तो, ये तो दूर दूर पड़े हैं। अतः ये अगेंस्ट जाकर कंसंट्रेशन के एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ एटीपी बीइंग डन। अब आगे क्या हुआ? अभी ले तो लिया पानी और मिनरल्स, आगे वो चले, ये पानी और मिनरल्स, ये देखो नीला नीला
चले चले चले, लेकिन ओनली अलोंग द सेल वॉल्स। हाँ, अंदर नहीं घुस रहा पानी, अंदर बिल्कुल नहीं घुस रहा, केवल बाहर बाहर से सेल वॉल्स के थ्रू ये चल चल के आगे पहुंचता जा रहा है। किसके पास जाना है इसको? जाइलम के पास जाना है इसको भाई। लेकिन रास्ते में आ गई एंडोडर्मिस, जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप पड़ी है। हार्डन्ड स्ट्रक्चर है ये इसको जाने नहीं दे रही आगे एंडोडर्मिस इस तरह से सेल वॉल के अंदर से, क्योंकि हार्ड है। तो ऐसे में इसको अंदर घुसना पड़ गया, पानी को और मिनरल्स को इसके साइटोप्लाज्म में, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में घुसना पड़ गया, जाना पड़ गया। और ये जो घुसना हुआ है ना, ये एटीपी की यूटिलाइजेशन दिखाता है। दिस स्टेप इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। ये पहले वाला क्या था? एपोप्लास्ट। ये सारा जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, वाटर ट्रेवल्स फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म में अंदर घुसता है आगे जाके एंडोडर्मिस के अंदर, ये है एटीपी यूटिलाइजेशन वाला स्टेप, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, अ डिफरेंट पाथवे। नाउ इट विल रीच द जाइलम अल्टीमेटली। Look at diagram A, look at diagram B. Look at the solutes lying outside, look at the solutes. Look at the arrows in the diagrams. You have to tell now which of the two is showing efflux and which diagram shows influx. Yes, you have not read the terms before, but it is very manageable because the name indicates in. यहाँ in आ गया है, अर्थात अंदर घुसना। तो इनफ्लक्स कहाँ हो रहा है? A में। A is showing influx of solutes, whereas B diagram is showing efflux of solutes. What is this? Flux का मतलब है ion movement, movement of the ions into or outside of the cell. Inward movement of ions क्या कहलाएगा? Influx. और outward movement of the ions from the cell will be called efflux. इस चित्र में सूर्य बनाया गया है, ये तीर के निशान बनाए गए हैं, एरोज। What are these? What are they indicating? Which phenomenon is being shown here? Yes, loss of something. What is that? Water, in the form of water vapors. There's a name for that. Transpiration has been shown. The loss of water from the aerial parts of a plant is called transpiration in the form of water vapors. And look at this xylem, pipe-like structure, tube-like structure. What is it carrying? Water from below to higher up the plant. And who is helping in all this? What is helping? The phenomenon transpiration is helping in this absorption of water higher up through the xylem. और ये हो कैसे रहा है? क्योंकि there is water loss occurring in the leaves of this tree. पानी लूज हो रहा है लगातार सूरज की गर्मी के कारण, इवेपोरेशन के कारण। और उससे क्या है? अब जाइलम में लो वाटर एरिया, लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक तरह का लो प्रेशर एरिया, प्रेशर डेफिसिट एरिया क्रिएट हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे, कमी पानी की। और उससे क्या होगा? पानी खींचेगा एक पूरे रस्सी की तरह, रोप की तरह, एक पूरे कॉलम की तरह कॉन्टिन्यूअस पानी जाइलम में खींचता चला जाएगा। कौन खींच रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल उसको खींच रहा है, ट्रांसपिरेशन मदद कर रही है पानी ऊपर चढ़ने में।
बिल्कुल उसी तरह जैसे ड्रॉपर की मदद से इंक ली जाती है, इसको पहले दबाया जाता है, सक्शन, लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड जस्ट एज इन जाइलम, तभी इंक ऊपर चढ़ पाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स along the xylem, higher up the plant, upward movement. This is called translocation of solutes. Xylem sap यानी xylem के पानी को टेस्ट किया गया तो पाया गया उसमें मिनरल्स थे, उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें एलिमेंट्स थे, यानी कि जाइलम न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स को, मिनरल्स को ऊपर लेकर जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि फास्फोरस 31, क्लोरीन 35 आदि कई प्रकार के हैं रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसे वाले एलिमेंट्स लिए गए हैवी एटॉमिक मास वाले, जैसे कि क्लोरीन 35, और इनका प्रयोग करके पानी ऊपर जब चढ़ाया गया तो मॉनिटर पे देख पाए वैज्ञानिक चढ़ते हुए कि हाँ, ये तो जाइलम से ऊपर चढ़ रहा है और पत्तों तक जा रहा है, तो ये मूवमेंट साफ नजर आई। इसका मतलब जाइलम से मिनरल्स ऊपर चढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल बनती कैसे है? हाँ, कैसे बनती है सॉइल? रॉक्स के टूटने से, चट्टानों के टूटने से सॉइल बन जाती है। इमीडिएटली होता है? नहीं, बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। और इसमें कौन कौन मदद कर रहा है? सूर्य का प्रकाश, उसकी गर्मी, और जल, water, it is helping. तेज वायु, high winds, they break up the rocks. वो कहते हैं ना, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। तो रॉक्स भी टूट जाती हैं, पहले छोटे टुकड़ों में और फिर बहुत छोटे टुकड़ों में। इसको बोलते हैं weathering of rocks. So what forms the soil? How is it formed? The process of weathering of rocks leads to formation of the soil due to help of sunlight, water, heavy winds, etc., great pressure, etc. All these forces break the rock pieces gradually, slowly to form the soil particles. और सॉइल में आपको पता है मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स को मिनरल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिनरल रॉक से टूटकर बने हैं ऐसे एलिमेंट्स, इसलिए ये मिनरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, मिनरल आयंस कहलाते हैं। द यूजेस ऑफ सॉइल टू अस, टू द प्लांट्स। सॉइल कितनी काम की चीज है, स्पेशली पौधे के लिए। इट हार्बर्स मैनी यूजफुल बैक्टीरिया इन इट। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे वाले, पौधे की मदद करने वाले रहते हैं, शेल्टर पाते हैं। सो इट इज द शेल्टर, इट इज द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिम्स, माइक्रोब्स हेल्पफुल टू द प्लांट। एग्जाम्पल इज अर्थवर्म ऑल्सो, हाँ, सच एन ऑर्गेनिज्म। और ये वाटर होल्ड करती है पौधे के लिए, इसके अंदर वाटर होता है। क्या इसमें एयर होती है? हाँ, सॉइल में एयर होती है और रूट्स को मिलती रहती है। रूट्स 24 घंटे सांस लेती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसकी? क्रॉप्स की, प्लांट्स की। बार बार जमीन में फसल उगने से, कई साल जमीन में फसल उगने से जमीन बंजर होने लगती है, इनफर्टाइल होने लगती है, यील्ड में कमी आने लगेगी, उत्पादकता कम हो जाएगी।
ऐसे में क्या करना पड़ता है एक फार्मर को, एक सजग फार्मर को? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स देने ही पड़ते हैं समय से, समय रहते, टाइम टू टाइम। किस में डालने पड़ते हैं? छिड़काव करना पड़ता है आदि अपने फील्ड में। जैसे कि ये डाले हुए हैं एनपीके के बोरे मिलते हैं, यूरिया मिलती है। दीज आर रिच इन, यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन। इसी प्रकार एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम। तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स मिलते हैं जो कि फैक्ट्री में बने होते हैं, केमिकल्स which are to be given, supplied from time to time to the soil for a proper growth of the plants, for increasing the fertility of the soil. फर्टिलाइजर्स नहीं डालो तो मैन्योर है, वो और भी अच्छी है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है और वो घरों में खेतों में बनाई जा सकती है।